बेटे एकदम बिंदास होंगे और एकदम शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। क्लास आप लोगों की शुरू हो गई है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? आशा है, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपका जो क्लासेस हैं वो चल रही होंगी और चीज़ों को आप अच्छे से समझकर कर रहे होंगे। तो भाई आ जाइए, सेशन को शुरू करते हैं। और रक्त की आज हमारी फिर से एक और क्लास होगी जिसमें हम लोग हमारी WBC, RBC और प्लेटलेट्स इनके बारे में करेंगे दोस्तों बातें। तो आइए हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? RBC के बारे में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रसाद आ चुके हैं, मोना आ चुकी हैं, सभी बच्चों के कॉमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? जल्दी बताओ। क्या आप सभी प्यारे दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोगों तक भी जो मेरी आवाज़ है वो पहुँच रही होगी। बच्चा बहुत अच्छे से आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे। राम राम सभी को नमस्कार, ठीक है। चलिए, तो अब चीज़ों को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। और हम कल की क्लास में जो चीज़ें पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे RBC के बारे में। तो दोस्तों हमने कल की क्लास में पढ़ी थी RBC और RBC को शुरू किया था। मैंने बताया था RBC का आपको वैज्ञानिक नाम। तो हमने पहला पॉइंट लिखा था कि RBC जो होती हैं इनके जब हम लोग वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, तो इनका वैज्ञानिक नाम मैंने कल आपको बताया एरिथ्रोसाइट। क्या था दोस्तों? एरिथ्रोसाइट था। आपने इस पॉइंट को पढ़ लिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एरिथ्रोसाइट हम लोग किसको कहते हैं? RBC को। एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है RBC का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि मैम RBC का अमाउंट कितना होता है हमारे शरीर में। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं हैं RBC। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती हैं। 4.5 से 5.5 मिलियन में आपके शरीर में यही मिलती है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी कि मैम जो RBC होती हैं इनके हमने शेप को पढ़ा था कि इनकी शेप कैसी कैसी होती है। RBC की शेप के बारे में मैंने आपको बताया था कि RBC की जो आकृति होती है वो बाय कॉनकेव होती है। बाय कॉनकेव होती हैं RBC, यानी कि उभयातल होती हैं जो RBC, ठीक है। उभयातल होती हैं RBC जो होती हैं बाय कॉनकेव। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? एक बार बताओ सभी बच्चे, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? ऐसा कैसे हुआ कि आवाज़ नहीं आ रही है? ठीक है, भारती प्यारे बच्चा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कल की क्लास में कराए गए पॉइंट RBC के बारे में एक बार रिकॉल करा दिए मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि मैम जो RBC हैं इनके बारे में आपने एक पॉइंट और कल की क्लास में बताया था कि RBC में केंद्रक नहीं होता है ना। हमने बात करी थी कि RBC के अंदर केंद्रक, हमने बात करी थी राइबोसोम की, है ना बेटा। कल मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ाया था। हमने बात करी थी अंतःद्रव्य जालिका की, अंतःद्रव्य जालिका की बेटा, क्लियर। और हमने बात करी थी किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग सूत्री कणिका कहते हैं। तो इनमें से कुछ भी RBC में नहीं पाए जाते, ठीक है, नहीं पाए जाते। तो इस पॉइंट को मैंने आपको समझाया था कि जब हम लोग RBC की बात करते हैं तो RBC के अंदर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। मैम ये क्या है? सब के सब ये सब क्या है? केंद्रक क्या है? राइबोसोम क्या है? अंतःद्रव्य जालिका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो दोस्तों ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पार्ट हैं। जैसे समझो ये कोशिका है बेटा, समझो ये कोशिका है, ठीक है। तो जब आप इस कोशिका को देखोगे, मैम कोशिका क्या होती है बच्चे? आपके शरीर को बनाने वाली जो संरचना है वही है कोशिका। इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन सबका शरीर कोशिका से बना है। उन सबके शरीर को किसने बनाया है बेटा? कोशिका ने। अच्छा मैम आपके हाथ में ये जो पेन है, आपके हाथ में ये जो पेन है, क्या इसका शरीर भी कोशिका से बना है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, क्या इसका शरीर भी कोशिका से बना है? तो आप कहोगे नहीं मैम इसके शरीर में कोशिका नहीं है क्योंकि ये सजीव नहीं है, क्योंकि ये निर्जीव है। तो अगर हम इस पृथ्वी पर सारे सजीवों की बात करें, सबका शरीर किससे बना है? कोशिका से, ठीक है। जैसे पेड़ पौधों की अगर मैं बात करूं, प्लांट के बारे में सुना है ना, पेड़ पौधों के बारे में,
तो पेड़ पौधों का शरीर किससे बना है? कोशिका से, बिल्कुल, क्योंकि पेड़ पौधे सजीव होते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया का शरीर किससे बना है? कोशिका से। मैम हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से। मैम मक्खी का शरीर कोशिका से, मच्छर का शरीर कोशिका से। तो इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग हैं, उन सबको बनाने वाली इकाई जो होती है वो कोशिका है। और कोशिका के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। ये कोशिका का केंद्रक है, ये कोशिका में राइबोसोम है, ये कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये कोशिका के अंदर अंतःद्रव्य जालिका है। तो ऐसे जब एक कोशिका को माइक्रोस्कोप में रखकर देखते हैं तो ये सारी चीजें उस कोशिका में आपको नजर आती हैं, उस कोशिका में ये सारी चीजें नजर आती हैं। लेकिन जब तुम अपनी आरबीसी को देखोगे, भाई आरबीसी भी तो एक कोशिका है, ये भी तो आपके रक्त में पाई जाने वाली कोशिका है। आरबीसी को भी तो हम कहते हैं रक्त कोशिका। तो आरबीसी का नाम तो आप जानते ही हो ना, लाल रुधिर कोशिका कहते हैं इसको। तो दैट्स मीन ये भी एक कोशिका है। तो मैम क्या इसमें भी, आरबीसी में भी हमें ये सारी चीजें दिखती हैं ऐसे? तो हम कहेंगे नहीं, आरबीसी में तो आपको इनमें से कोई चीज दिखती ही नहीं है। इसीलिए आरबीसी स्पेशल है। इसीलिए आरबीसी से क्वेश्चन आता है पेपर में कि आपके शरीर की कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें ना तो केंद्रक होता है, ना राइबोसोम होते हैं, ना अंतःद्रव्य जालिका है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आपने कहा ऐसी कोशिका होती है हमारी आरबीसी। तो इसीलिए हमने कल आपको लिखवाया था कि आरबीसी में ये चीजें कुछ नहीं पाई जाती। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लेकिन मैम आपने 2 जानवर हमें ऐसे बताए थे जिनके अंदर हमें आरबीसी में ये सारी चीजें मिलती हैं। बिल्कुल, तो हम अपवाद की बात करेंगे आज की इस क्लास में। अपवाद बोले तो एक्सेप्शन, मतलब एक ऐसी चीज जो हटकर है, जो एकदम अलग है। तो अलग क्या है? जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ऊंट की, तो आप लोग लिखोगे ऊंट तथा लामा, ऊंट तथा लामा की आरबीसी में, ठीक है, लामा की आरबीसी में क्या पाया जाता है बेटा? केंद्रक पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जंतु है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो आपने बताया ऊंट तथा लामा। ठीक है, तो पहले लिख लीजिएगा कैमिल एंड लामा, ठीक है, कैमिल एंड लामा आरबीसी, ठीक है, लामा आरबीसी हैव न्यूक्लियस। तो इनकी आरबीसी में दोस्तों केंद्रक मिलता है। समझ में आ गई बात? देखो अब यहां समझ के चलोगे आप लोग। तो कभी भी पूछे कि कौन से ऐसे स्तनधारी हैं, कौन से ऐसे मैमल्स हैं जिनकी आरबीसी में हमें न्यूक्लियस मिलता है, केंद्रक मिलता है, तो आप आंसर लगा के आना ऊंट और लामा। ठीक है बेटा, ऊंट और लामा क्या होते हैं? मैम मेरे डाउट का एक बच्चे का कमेंट था, निकल कर भाग गया है कमेंट, क्योंकि चल रहे हैं लगातार कमेंट। अच्छा आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप खुलता है बेटा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको रिप्लाई करने, मतलब मैंने रिप्लाई कल भी किए थे, रात 8 से 10 खुलता है। साइंस स्पेशल वालों के लिए साइंस स्पेशल का टेलीग्राम ग्रुप भी है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, आगे बात करते हैं हम लोग। एक रिलेशन, हेमोफीलिया रोग एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में फैलता है, शायद ऐसे करके कुछ कमेंट था बेटा। मम्मी पापा से बच्चों में जाता है, अगर मम्मी पापा को है तो बच्चों में जा सकता है, फिर उनसे उनके बच्चों में जा सकता है हेमोफीलिया। ठीक है, चलो बेटा कमेंट सबके आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर कमेंट को कम कर दो और पढ़ाई पर शुरू करो चीज़ों को। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आज कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है, इसीलिए आप लोग चीज़ों को क्या करें, अच्छे से समझे, कमेंट कम करें। अब देखो, जब हम लोग ऊंट और लामा की आरबीसी की बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं कि मैम कैमिल और जो लामा होता है इनकी आरबीसी को, इनकी आरबीसी में क्या अंतर है? तो बेटा ये तुम्हारी आरबीसी है, देखो ये मानव की आरबीसी होती है। ये किसकी आरबीसी है? मानव की आरबीसी है। आपकी आरबीसी में देखो आपको केंद्रक कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप ऊंट की आरबीसी देखते हो बेटा, है ना,
ऊंट की आरबीसी जब आप लोग देखते हो तो आपको यहाँ पर केंद्रक नजर आता है। तो ऊंट की आरबीसी में आपको केंद्रक मिलता है। क्यों? क्योंकि ऊंट की आरबीसी की जो शेप होती है वो भी आपको याद रखनी है। तो एक पॉइंट यहाँ से ये पूछ सकता है कि जो ऊंट होता है इसकी आरबीसी की शेप कैसी होती है। तो इसकी आरबीसी की आकृति की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊंट की जो आरबीसी है ये अंडाकार होती हैं बेटा। कैसी होती है? अंडाकार, यानी ये ओव्यूल शेप होती हैं। ओव्यूल जैसे अंडे की आकृति होती है। अंडा पूरा गोल नहीं होता है, थोड़ा सा अंडा जो होता है वो कैसा होता है? आपने कहा कि मैम उसकी शेप थोड़ी अलग होती है, एकदम गोल नहीं होता। तो आरबीसी ऊंट की थोड़ी ऐसी होती है, अंडे की आकृति के जैसी। आप लोग देख पा रहे हो इस तरीके से। और आपकी आरबीसी यहाँ बायकॉन्केव है। आपकी आरबीसी जो ज़्यादातर गोलाकार आकृति की होती है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है। अब क्या आपको एक क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि क्या जो ये उभयचर होते हैं, क्या सरीसृप होते हैं, क्या पक्षी होते हैं, इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है क्या? तो आप लोग बताकर चलते हो बिल्कुल। तो एक पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे सभी बच्चे, एक पॉइंट आप लोग नोट डालकर लिखोगे जो आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, पक्षी तो जानते हो सभी बच्चे, पक्षी हो गए बेटा, सरीसृप हो गए, सरीसृप सभी बच्चे जानते हैं, रेप्टाइल, और बेटा उभयचर जिसको कहते हैं हम लोग एम्फीबियन, जिसमें आते हैं बेटा आपके मेंढक वगैरह। तो पक्षी, सरीसृप, उभयचर की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इस बात को भी याद रखना, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कभी आपको पूछे कि इनमें से किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्शन दे देगा कबूतर, ऑप्शन दे देगा सांप, ऑप्शन दे देगा मेंढक, ऑप्शन दे देगा ऊंट। तो फिर आपको पहचानना है कि किसकी आरबीसी में नहीं होता है, तो ऑप्शन दे देगा आपको मानव। तो आपको फिर पहचानना पड़ता है कि किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं है। तो मानव की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, या मानव स्तनधारी की कैटेगरी में आता है। हम लोग मैमल हैं और ऊंट भी मैमल है बेटा। मैमल वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो ऊंट भी दूध देता है। हम इंसानों में भी स्तन ग्रंथियां होती हैं, है ना। आपने कहा मैम डॉगी, एक कुत्ता, वो भी अपने बच्चों के लिए दूध का निर्माण करता है। गाय, भैंस सब स्तनधारी है। तो स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। जबकि जब हम लोग बात करते हैं पक्षी की, सरीसृपों की, उभयचर की, तो इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। तो बताकर चलोगे बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन। तो एम्फीबियन वगैरह जो होते हैं इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। हैव न्यूक्लियस इन देयर आरबीसी, हैव न्यूक्लियस इन देयर आरबीसी। तो इनकी आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। जल्दी बताओ, फैक्ट समझ में आया आप लोगों को? अब देखो मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएगा, आप मुझे बताना। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं है, किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं है, ये क्वेश्चन बनता है बेटा। केंद्रक नहीं है तो निम्न में से किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन द फॉलोइंग which RBC do not have, which RBC not have nucleus, not have nucleus। अब सारे बच्चे आंसर बताना कि क्या होगा सही। ठीक है, ऑप्शन दे रही हूँ बेटा, किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं है। ऑप्शन ए हो गया, आपको पूछा जाएगा मछली। ठीक है, आपको बी ऑप्शन दे दिया कबूतर, आपको ऑप्शन दे दिया बेटा कबूतर, क्लियर। सी ऑप्शन दे दिया आप लोगों को छिपकली, सी ऑप्शन दे दिया आप लोगों को क्या? छिपकली, लिजर्ड। और डी ऑप्शन दे दिया आप लोगों को कुत्ता। तो मुझे बताओ किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं है, फटाफट बताओ सारे बच्चे। फिश आपको ऑप्शन दे दिया, आपको ऑप्शन दे दिया पीजन। ठीक है, पीजन आपको ऑप्शन दे दिया, आपको लिजर्ड ऑप्शन में रख दिया, लिजर्ड, एंड आपको ऑप्शन में रख दिया डॉग। तो जल्दी से बताओ किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं है, जल्दी बताओ सारे बच्चे। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं है, ऑप्शन दे रहा है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा।
किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं है? तो बिल्कुल कुत्ते की आरबीसी में केंद्रक नहीं है, क्योंकि कुत्ता किस में आता है? स्तनधारी की कैटेगरी में आता है। और जितने भी स्तनधारी हैं, कुत्ता आता है मैमल की कैटेगरी में, और जितने भी संसार में मैमल हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, सिवाय दो के, सिवाय ऊंट और लामा के। तो इस संसार में केवल ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। बाकी मछली की आरबीसी में भी केंद्रक होगा, तो यहाँ भी इसकी आरबीसी में आपको न्यूक्लियस दिखेगा। पीजन की आरबीसी में भी केंद्रक दिखेगा। लिजर्ड सरीसृप में आती है, इसकी आरबीसी में भी केंद्रक दिखेगा। हमारी आरबीसी ऐसे दिखेगी खाली, या कुत्ते की आरबीसी दिखेगी खाली। हो गया पॉइंट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलो आ जाओ, अब अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अब बढ़ेंगे आगे कि मैम आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग आरबीसी का निर्माण। दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी कहाँ बनती है आपको पूछा जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि जब हम लोग ब्लड की बात करते हैं, रक्त की बात करते हैं, तो रक्त बनता है हमारे बोन मैरो के अंदर। तो आरबीसी का निर्माण होता है लाल बोन मैरो में। कहाँ? लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी कहाँ बनती है बेटा? लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। अच्छा मैम, लाल अस्थि मज्जा भी होता है क्या? तो हाँ जी बेटा, रेड बोन मैरो जो आरबीसी होती हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। मैडम कहाँ होता है रेड बोन मैरो? तो मान लो ये तुम्हारी हड्डी है, मान लो बेटा ये तुम्हारी हड्डी है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है? बोन है, हड्डी है। क्लियर? तो इस हड्डी की जब हम लोग बात करते हैं, तो इस हड्डी में यहाँ पर ये वाला एरिया होता है रेड बोन मैरो, ये वाला एरिया। तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जो ये वाला स्थान होता है, ये इसको कहते हैं रेड बोन मैरो। यहीं पर बनती है आरबीसी, है ना? तो आरबीसी का मछली की आरबीसी में भी केंद्रक होता है बेटा। मैम कबूतर भी स्तनधारी है बेटा। कबूतर स्तनधारी कहाँ है? कबूतर तो पक्षियों में आता है, कबूतर तो पक्षी है प्यारे बच्चा। तो कबूतर की आरबीसी में तो केंद्रक होता है, पक्षियों की आरबीसी में तो केंद्रक होता है केवल, ठीक है। हेमोपोइटिस क्या होता है बेटा? हेमोपोइटिस मैंने आपको बताया था कि रक्त निर्माण की क्रिया को कहा जाता है हेमोपोइटिस। रक्त निर्माण की क्रिया, जब आपके शरीर में रक्त बनता है तो उसको हेमोपोइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात कर रहे हैं। बट मैम अभी आपने बोला कि देखो भैया यहाँ पर आ जाओ, मैंने क्या बोला कि ये जो आप लोगों के ऊंट तथा लामा की आरबीसी में केंद्रक मिलता है। ऊंट और लामा क्या है? स्तनधारी हैं बेटा, मैमल हैं। केवल ये दो स्तनधारी ऐसे जिनकी आरबीसी में केंद्रक मिलेगा। और यहाँ पर मैंने लिखा पक्षी, सरीसृप, उभयचर की आरबीसी में भी केंद्रक मिलता है। तो कबूतर तो पक्षी में आ गया ना। और यहाँ पे आप मछली भी लिख सकते हो बेटा, मछली भी लिख लो अगर आप मछली के लिए कंफ्यूज हो रहे हो तो मछली भी लिख लो। फिश के पास भी पाया जाता है केंद्रक। तो मछली, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, इनकी आरबीसी में केंद्रक मिलता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता। और कुत्ता एक स्तनधारी था, इसीलिए उसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं था, इसीलिए कुत्ते को हमने यहाँ पर सही माना। ठीक है ना? समझ में आ गई? क्लियर? चमगादड़ स्तनधारी में आती है। अगर यहाँ चमगादड़ ऑप्शन होता तो चमगादड़ फिर सही हो जाता। ठीक है, चमगादड़ स्तनधारी में आती है बेटा, वो बाद में पढ़ेंगे हम कौन स्तनधारी में आता है, कौन सरीसृप में, वो पूरा चैप्टर है उसको कराऊंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर ये होता है रेड बोन मैरो। इस रेड बोन मैरो में ही आप लोगों का क्या बनता है बेटा? आप बताते हो आरबीसी बनती है। ठीक है, क्लियर? आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि इस रेड बोन मैरो में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आरबीसी बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर एक हार्मोन आपका बनेगा बेटा। वैसे तो वो हार्मोन आपकी किडनी बनाती है, बट ये किडनी से निकलकर ये हार्मोन यहाँ आपके बोन मैरो में पहुँचता है। तो कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी बनाने का काम करता है? तो आप बताते हो एरिथ्रोपोइटीन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटीन, एरिथ्रोपोइटीन नाम का हार्मोन। ठीक है, आप बताएंगे एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रोपोइटीन नाम का हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है? एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन आरबीसी का निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी का निर्माण करता है।
तो आप बताते हो एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये क्या काम करता है बेटा? फॉर्म्ड आरबीसी, फॉर्म्ड आरबीसी। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो आप लोगों की भ्रूणीय अवस्था में जब आपका ब्लड बनता है तो वहाँ पर स्टेम सेल जो होती हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती हैं, वो क्या करती हैं? आपकी सारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को बनाने का काम करती है, लेकिन वो एक तरीके की कोशिकाएं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक हार्मोन की। तो जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि कौन सा हार्मोन आरबीसी को बनाने का काम करता है, तो एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है, ये आरबीसी बनाता है बेटा, ये हार्मोन है। हमने जब पहली या दूसरी क्लास में बात करी थी या तीसरी क्लास में, वो बात करी थी कोशिकाओं के बारे में, स्टेम सेल, तो वो कोशिकाएं थी। तो कौन सी कोशिकाएं आरबीसी बनाएंगी? तो आपने कहा था हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल आरबीसी बनाएंगी, जो आप पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पर अब बात कर रहे हैं हार्मोन की। तो ये हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये आरबीसी का निर्माण करता है आपके रेड बोन मैरो में। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं बेटा। एक तरफ हमने पढ़ी थी रक्त का निर्माण करने वाली कोशिका, जो कि हेमेटोपोइटिक सेल थी, और एक तरफ हम पढ़ रहे हैं आरबीसी का निर्माण करने वाला हार्मोन। तो हार्मोन होगा एरिथ्रोपोइटिन। कैसे याद करोगे? देखो, आरबीसी का नाम भी तो एरिथ्रोसाइट होता है, तो एरिथ्रो का मतलब ही होता है लाल, तो लाल रक्त कोशिका को बनाने वाला हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? एरिथ्रोपोइटिन हो जाता है। इट डज नॉट हैपन बैट, जो चमगादड़ है, चमगादड़ की आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता, क्योंकि चमगादड़ एक स्तनधारी है। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि पूरा लिखा करो। बेटा यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है बताओ? लिखवा, यहीं पर मैं यही चीज लिखवाती कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है बेटा, ये क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। लिख लो सेम ऐसे ही। एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। क्या काम करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। कोई दिक्कत मेरे बच्चा? कोई दिक्कत नहीं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है। अगर आप पूरा लाइन टू लाइन चीजें लिखना चाहते हो तो वो तो बहुत गलत है बेटा, फिर तो तुम कॉपियां भरते रह जाओगे, फिर तो तुम कॉपियां भरते रह जाओगे बेटा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर चीजें स्मार्ट तरीके से पढ़नी है। कम कम कॉपियां भरो, सिलेबस को पढ़ो ज्यादा, समझो ज्यादा कंटेंट को। आ जाओ आगे बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये मुद्दा भी कंप्लीट हो गया। अब जब आपकी आरबीसी बन जाती है बेटा, तो इनकी मृत्यु भी होती है। ठीक है, इनकी क्या होती है प्यारे दोस्तों? मृत्यु भी होती है। तो आपको पूछा जाएगा कि मैम आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल, ये भी क्वेश्चन आता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी आपको पूछता है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये क्वेश्चन आता है बेटा। हमारे शरीर में जो आरबीसी है ना, ये 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, तो इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आप बताते हो 120 डेज। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन तक जिंदा रहती है आपकी आरबीसी, उसके बाद मर जाती हैं बेटा, उसके बाद मर जाती हैं। अच्छा, बोर्ड के कलर में क्या दिक्कत आ रही है? बोर्ड का कलर तो एकदम सही है बेटा, एकदम लाइट कलर है। आपको बहुत ज्यादा दिक्कत तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, आदत पड़ जाएगी, अभी 2-3 दिन और पढ़ोगे तो। आरबीसी का कितने दिन तक जिंदा रहती है बेटा? आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है। अच्छा मैम, उसके बाद मर जाती हैं? हाँ जी बेटा। कहाँ पर मरती है? आरबीसी की मैम डेथ कहाँ पर होती है? आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, ये आपको पूछ ले तो आप लोग बताओगे कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है, आरबीसी की जो डेथ होती है, वो होती है बेटा कहाँ? स्प्लीन के अंदर। तो आप लोग बताकर चलते हो कि आरबीसी जब आपके शरीर में मर जाती हैं तो इनकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, प्लीहा में होती है। ये पूछा जाता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो आप बताते हो प्लीहा में होती है, स्प्लीन में होती है बेटा। ठीक है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा जिसको कहते हो। तो आरबीसी की डेथ के बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, स्प्लीन में होती है। मैम प्लीहा क्या होता है? मैम स्प्लीन क्या होता है? तो आपके शरीर में जैसे लीवर होता है ना, वैसे ही ये एक ऑर्गन है आपकी बॉडी का। ठीक है,
ये एक ऑर्गन है आपकी बॉडी का जिसको हम लोग कहते हैं बेटा स्प्लीन, ठीक है। अभी देखो आप लोग प्यारे दोस्तों कमेंट पर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो कि पढ़ नहीं पाते हो आप लोग। पढ़ लो पहले, जब भी कोई आपका, मैं बोल रही हूँ ना, मैं अभी लास्ट के 5 मिनट आपके डाउट भी लूंगी। और डाउट सेक्शन बन चुका है, डाउट ग्रुप बन चुका है बेटा। आपके कोई भी डाउट आप पूछो वहां पर अपना डाउट जी भर के। अभी फिलहाल क्लास में पढ़ लो बेटा, ठीक है, एकदम चीज़ों को समझ लो। तुम्हारे मन की जो क्यूरियोसिटी है इनको थोड़ा सा शांत करो। जब आप कमेंट कम करोगे तभी तो मैं यहाँ पढ़ा पाऊंगी, जब तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अच्छे से पहले पढ़ लो, ठीक है, क्लियर। चलो आओ अब इधर देखो, अब मैं कमेंट नहीं देखूंगी किसी के, अब मुझे यहाँ पे पहले सारे फैक्ट बताने हैं, फिर समझा आपके कमेंट डाउट लूंगी मैं। अब देखो इधर, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है बेटा? स्प्लीन में। अब स्प्लीन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ये जो स्प्लीन होता है ना मैम, कैसा दिखता है ये स्प्लीन? मैंने पहले भी दिखाया है आपको। आपकी बॉडी का ये एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, देखो ये रहा स्प्लीन। तो आपकी जो पसलियां होती हैं बेसिकली, मतलब जैसे अभी मैं खड़ी हूँ, ये मेरी पसलियां हैं, तो पसलियों के सबसे निचली वाली पसली के अंदर, या ये देखो कि जो लोवेस्ट आपकी रिब्स होती हैं, इनमें आपका स्प्लीन पाया जाता है। तो ये है आपका स्प्लीन। अब ये जो आपका स्प्लीन होता है ना, इसके बारे में आपको कभी भी पूछे कि ये स्प्लीन हमारी बॉडी में और किन किन नामों से जाना जाता है, तो भाई आओ 2-4 पॉइंट अब मैं स्प्लीन के बारे में बताती हूँ। तो आप लोग लिखोगे कि इसे शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शरीर के किस अंग को शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं, तो आप बताते हो स्प्लीन को, ठीक है। तो ये जो स्प्लीन है इसे आपके शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं। तो इट इज नोन एज क्या कहेंगे बेटा? इट इज नोन एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। आपके शरीर का ये ब्लड बैंक है। अब आप जानते हो बैंक के बारे में, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। भाई एक बैंक होता है जहाँ से हम पैसे निकाल कर लाते हैं। जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने पैसे लाते हैं या बैंक में जमा करते हैं। सिमिलरली आपके शरीर के अंदर भी जो आपका स्प्लीन है, इसको शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा कुछ मात्रा में खून इकट्ठा रहता है। देख पा रहे हो ये स्प्लीन है, तो ऐसा समझो कि इस स्प्लीन के अंदर आपका कुछ मात्रा में खून भरा रहता है। देखो ये रही आपकी ये धमनी और शिराएं, तो देखो इस स्प्लीन के अंदर ये खून भरा हुआ है। तो जब कभी आपके शरीर को खून की ज़रूरत होती है तो यहाँ से आपकी बॉडी खून ले सकती है। देखो समझना, जैसे मेरे इस हाथ में चोट लग गई, अब खून बाहर निकल रहा है, अब मेरे यहाँ से सारा खून जो नसों में था वो बाहर निकल गया। अब यहाँ की नसों को खून की ज़रूरत है, यहाँ की मसल्स को खून की ज़रूरत है, तो मेरा स्प्लीन यहाँ से वापस खून देना शुरू कर देगा। तो ज़रूरत पड़ने पर हमारा शरीर इस स्प्लीन से खून ले भी सकता है। जैसे आपने अपने गुल्लक में पैसे भर रखे थे, है ना, अब आपको एक खिलौना बहुत अच्छे से पसंद आ गया। आज क्योंकि बच्चों का दिन है, चिल्ड्रंस डे है आज, तो आप बड़े बच्चे हो तो बड़े बच्चों को बच्चों के बाल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। अब आप बच्चे हो, कोई बच्चा खिलौना खरीदता है, अब मम्मी पापा उसको खिलौना दिला नहीं रहे, तो उस बच्चे ने सोचा कि मेरी गुल्लक में जो पैसे हैं उन पैसों से इस खिलौने को खरीद लेता हूँ। तो वो बच्चा उन पैसों को जो गुल्लक में जमा कर रहा था, तो उस गुल्लक को तोड़कर पैसे ले लेता है और खिलौना ले आता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस बच्चे ने जो पैसे जमा कर रखे थे वो पैसे उसको फिर काम आए ज़रूरत पड़ने पर। तो सिमिलरली ये रक्त की गुल्लक है, ये आपके खून की गुल्लक है स्प्लीन, इसमें रक्त भरा रहता है बेटा। जब कभी आपके शरीर को खून की ज़रूरत होती है तो यहाँ से खून आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ से आपके अंगों में खून चला जाता है, और जब यहाँ का भी खून खत्म हो जाता है तब रोगी की मृत्यु हो जाती है। एक्सीडेंट वगैरह के केस में यही होता है कि शरीर से सारा खून बाहर निकलता है, तो स्प्लीन फिर अंगों तक सप्लाई करने लगता है ब्लड की। अब फिर स्प्लीन का भी ब्लड खत्म हो जाता है तो फिर रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपकी बॉडी के अंदर एक क्या है, एक ब्लड बैंक की तरह काम करता है। तो ये आपके शरीर का रुधिर बैंक है। समझ में आ गई बात? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। तो इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्यों? कब्रिस्तान जानते हो क्या होता है? तो इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि शरीर के किस अंग को कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो इसी को कब्रिस्तान कहते हैं। तो इसको कहा जाता है नोन एज
नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ बॉडी। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ये आरबीसी का ग्रेवयार्ड है बेटा, आरबीसी का कब्रिस्तान है। ठीक है, राइबोसोम, अंत्यद्रव्य जालिका, कुछ इन सब के पास सब कुछ होता है। जो पक्षी हैं, सरीसृप है, इन सब की आरबीसी में सब कुछ मिलेगा, केंद्रक भी मिलेगा। लेकिन हमारी आरबीसी में ना तो केंद्रक है और ना कुछ है। समझ में आ गई बात? ये होता है बेटा। क्लियर? चलो आ जाओ। तो अब आपने देखा कि स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं? शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं, और इसको हम हमारे शरीर का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में किस तरफ होता है? तो ये शरीर की बाईं ओर, यानी कि शरीर में पसलियों के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, पसलियों में बाईं ओर होता है बेटा। कहाँ होता है? बाईं ओर पाया जाता है। तो ये आपको कहाँ पाया जाता है ये भी पूछ सकता है। तो ये आपके शरीर में पसलियां जो होती हैं उनमें बाईं ओर पाया जाता है बेटा। जैसे कि अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड में है मेरा स्प्लीन, और लीवर मेरा राइट साइड में है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? बाईं ओर पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। ठीक है, ये कहाँ होता है? रिब्स इन लेफ्ट साइड। ठीक है, कहाँ होगा बेटा? लेफ्ट साइड में होगा। तो आपकी जो रिब्स होती हैं इनमें ये लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है जो स्प्लीन होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। हाँ, आपने तो कहा था कि डिलीवरी के दौरान कहाँ कहा था? मैंने कहा था जब कोई बच्चा माता के गर्भ में है, पल रहा है, उसमें लीवर बन गया है, तो उस दौरान स्प्लीन भी ब्लड बनाने का काम करता है बच्चे में। तो बच्चा जो माता के पेट में है अभी, उस बच्चे के अंदर जब लीवर बन गया है तो उस लीवर के साथ साथ स्प्लीन भी बनता है, और स्प्लीन भी ब्लड निर्माण का काम करता है। तो एक बच्चे में दोनों अंग मिलकर, एक भ्रूण में दोनों अंग मिलकर रक्त निर्माण का काम करेंगे, लीवर भी और स्प्लीन भी। और इसी स्प्लीन में जब हम वयस्क हो जाते हैं, हड्डियों में ब्लड बनने लगता है, तो इसी स्प्लीन के अंदर जाकर आरबीसी मरना शुरू हो जाती है। तो आपकी आरबीसी की जो डेथ होती है वो स्प्लीन में ही होती है, और इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि दोस्तों अब आरबीसी से आपको पूछा जाएगा कि मैम आरबीसी जो होते हैं इनकी संख्या जब हमारे शरीर में कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तब कौन सी परेशानी होती है? तो आरबीसी की संख्या से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट पेपर में पूछा जाता है। आरबीसी की संख्या है ना, नंबर ऑफ आरबीसी। जैसा कि मैंने कहा कि आरबीसी आपके शरीर में सबसे ज़्यादा होती हैं बेटा, तो इनकी संख्या आपके शरीर में मैम कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो भाई यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आरबीसी की संख्या जब शरीर में कम हो जाती है बेटा, ठीक है, कम हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हमारे शरीर में जब आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, लेस अमाउंट ऑफ आरबीसी, या आपके शरीर में आरबीसी कम हो जाता है, तो दोस्तों एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो एक रोग हो जाता है प्यारे बच्चा। कौन सा रोग? तो आप बताते हो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया, तो पॉलीसाइथीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। तो जब आरबीसी हमारे शरीर में क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती हैं, तो इनकी कमी की वजह अधिक हो जाती हैं तो पॉलीसाइथीमिया होगा। अभी हमने कम लिखा हुआ है, तो हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है बेटा? एनीमिया। अभी हम कमी लिख रहे हैं ना, कमी, तो एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी जब आपके शरीर में कम होती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, एनीमिया। अब एनीमिया क्या होता है? कई बच्चे ये सोचेंगे, तो बेटा जो एनीमिया होता है ये होता है रक्त की कमी हो जाना। तो जब हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं एनीमिया। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, अब जब मैम ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि आपने बताया था 4.5 से 5.5 मिलियन होती हैं आरबीसी, मैम इससे भी बहुत ज़्यादा हो जाए भैया, 6 मिलियन हो जाए, 7 मिलियन हो जाए आरबीसी हमारे शरीर में, तो क्या दिक्कत होगी? तो बेटा जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है आपके शरीर में,
जब ये अधिक हो जाती हैं बेटा, तो तब कौन सी बीमारी हो जाती है, ये पूछा जाएगा। तो आरबीसी जब हमारे शरीर में मोर अमाउंट में हो जाती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती हैं, तो तब भी एक बीमारी होती है बेटा, जिसको कहा जाता है पोलीसाइथीमिया। तो अब लिखोगे पोलीसाइथीमिया। तो पोलीसाइथीमिया नाम की जो बीमारी होती है, मैम ये कब होती है, तो आप बताते हो जब आरबीसी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, पोलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। तो पोलीसाइथीमिया रोग कब होता है, जब आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग बताते हो कॉजेज पोलीसाइथीमिया, कॉजेज पोलीसाइथीमिया। तो पोलीसाइथीमिया हो जाएगा बेटा, ये आपको याद रखना है। मैम पोलीसाइथीमिया में क्या होता है, आपके चेहरे पर एलर्जी, आपकी पूरी बॉडी पर एलर्जी, पूरा शरीर लाल हो जाता है, ये होता है पोलीसाइथीमिया। ठीक है मैम, एक एनीमिया होता है। एनीमिया जो होता है बेटा, उसमें खून की कमी हो जाती है शरीर में। तो आरबीसी भी कई बार जब आपके शरीर में कम होती हैं, तो उसको हम एनीमिया ही कह देते हैं। ठीक है, अब जब आरबीसी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो गई, इनकी संख्या बहुत, मैंने कहा ना एक लिमिट नंबर रहता है, कितना नंबर रहता है आरबीसी का भाई, ये 4.5 से 5.5 होती है हमारे शरीर में। अब इससे कम हो गई बेटा, इससे इनकी संख्या कम हो गई भाई, 4.5 से 5.5 मिलियन से कम हो गई, तो कम हो जाती हैं तो एनीमिया हो जाएगा बेटा। और मैम इससे ज़्यादा हो गई तो हमारे अंदर पोलीसाइथीमिया। पोलीसाइथीमिया में क्या होगा कि, अच्छा पोलीसाइथीमिया में क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी पर एलर्जी हो जाएगी, लाल, एकदम लाल। अब मैम लाल तो कश्मीर के लोग भी रहते हैं, कभी गए हो कश्मीर, कभी कश्मीरी एप्पल खाए हैं, तो कश्मीर की लड़कियां भी बड़ी लाल लाल गाल होते हैं उनके, कश्मीर के लोग ही बड़े लाल रहते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो वहाँ ठंड बहुत होती है, ठंड में भी कई बार हम खुद, हमारी नाक लाल हो जाती है। दूसरा, वहाँ के जो लोग हैं वो ऊंचाई पर रहते हैं, कश्मीर ऊंचाई पर है, हिली एरिया पर है, तो वहाँ ऑक्सीजन कम रहती है बेटा। अब ऑक्सीजन कम रहती है तो वहाँ के लोगों के शरीर में आरबीसी अपने आप ज़्यादा रहती हैं। एक चीज़ समझना, एक पॉइंट आपको लिखवाती हूँ जो पेपर में आता है कि आरबीसी की संख्या कब घट जाती है आपके शरीर में, कब बढ़ती है। तो जब हम लोग बात करते हैं तो एक पॉइंट लिखेंगे आप नोट डालकर, एक पॉइंट आपको लिखना है बेटा नोट डालकर। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि पर्वतीय क्षेत्रों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाले, पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों में, रहने वाले लोगों में, ठीक है, आरबीसी की संख्या सामान्य से ज़्यादा होती है। लोगों में आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक होती है। सामान्य बोले जितनी हमारे अंदर है ना आरबीसी नॉर्मली, उससे कहीं ज़्यादा होती है उनके अंदर, तो संख्या सामान्य से अधिक होती है। तो ये एक पॉइंट है जो पेपर में पूछा जाता है, आपको ये पूछा जाता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में आता है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या सामान्य लोगों की तुलना में व्हाट पूछ लेता है, क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है, बराबर रहती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो आप लोगों को बताना है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर जो लोग रहते हैं ना, उनके अंदर प्यारे बच्चा जो आरबीसी होती हैं, इनकी संख्या ज़्यादा रहती है। तो क्या मैम उन्हें पोलीसाइथीमिया हो जाता है? आपने अभी बताया कि जब आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है तो पोलीसाइथीमिया हो जाता है। तो क्या पहाड़ी लोग जो होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों पर रहते हैं, उनको भी पोलीसाइथीमिया हो गया क्या? तो हम कहेंगे नहीं बेटा, उनकी बॉडी ऐसे ही है, उनकी बॉडी में नेचुरली है ये चीज़। भाई अब जैसे मैं ज़मीन पर रहती हूँ, मेरे अंदर, मैं मैदानी क्षेत्रों में रहती हूँ, पहाड़ों पर नहीं रहती, है ना, नॉर्मल रहती हूँ। आप भी पहाड़ों पर नहीं रहते, कुछ बच्चे होंगे जो रहते होंगे, अभी हम नॉर्मल हैं। अब तो मेरी इस शरीर में अगर आरबीसी भैया ज़्यादा हो गई तो तब मैं बीमार कहलाऊंगी, मुझे पोलीसाइथीमिया हो जाएगा, मेरी बॉडी में एलर्जी हो जाएगी। लेकिन जो पहाड़ पर रहने वाले हैं, उनके शरीर में नेचुरली आरबीसी ज़्यादा होती हैं, तो उनको पोलीसाइथीमिया नहीं होता, उनका नेचर ही ऐसा है, वो नेचुरली ऐसे, वो बीमार नहीं है, वो नेचर ने ही ऐसे बनाए हैं, क्योंकि वो अलग तरीके के पर्यावरण में रह रहे हैं, वो ठंडे क्षेत्र में रह रहे हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी है। इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उनके शरीर में आरबीसी ज़्यादा होती हैं। हम मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन, तो उतनी आरबीसी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारा इतने में ही काम चल जाता है, इतने में काम चलेगा। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों पर रह रहे हैं बेटा,
उनके शरीर में आरबीसी की संख्या, है ना, आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक होती है, तो लिखा ही नहीं, सामान्य से अधिक होती है बेटा। अब अधिक क्यों होती है मैडम? क्योंकि दोस्तों इसलिए अधिक होती है क्योंकि वहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है पहाड़ी क्षेत्रों पर, और ऑक्सीजन आरबीसी ही आपके शरीर में लेकर जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी ना हो उन लोगों के अंदर, इसीलिए ज्यादा आरबीसी बन जाती हैं, और ज्यादा आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन को ले जाती हैं फिर शरीर में। तो इसीलिए वहां ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने के लिए आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा माउंटेन, माउंटेन, या ऐसे लिख लीजिएगा पीपल, पीपल दैट लीव, दैट लीव ऑन माउंटेन, on mountains have more RBC, have more number of RBC। तो इन लोगों के पास ज्यादा मात्रा में आरबीसी होती है। अब कोई पूछ ले क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर ऑक्सीजन कम है और ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए आरबीसी वहां ज्यादा चाहिए। समझ में आ गई बात? पॉइंट क्लियर हुआ है ना? तो ये क्वेश्चन आता है आपको फैक्चुअली पूछने के लिए, तो अब आप उसको गलत नहीं करके आना। भाई पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में आरबीसी ज्यादा होती हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है वहां, तो उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए आरबीसी ज्यादा चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ कि मैम जो हमारी आरबीसी होती हैं इनका काम क्या होता है, आरबीसी क्या वर्क करती हैं। तो आइए बात करते हैं वर्क ऑफ आरबीसी। अब हम लोग बात करेंगे वर्क ऑफ आरबीसी। आपके शरीर में जो आरबीसी हैं इनका काम क्या होता है, तो आप लोग बताते हो आरबीसी के कार्य क्या होते हैं। आरबीसी के कार्य, अब हम लोग बात करते हैं आरबीसी के कार्य बेटा। ठीक है, कि हमारे शरीर में जो आरबीसी हैं ये क्या काम करती हैं, कोई बच्चा बताएगा आपके शरीर में आरबीसी क्या काम करती हैं? पहला पॉइंट तो मैंने कह ही दिया आपको कि आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाती हैं, है ना। चलो तो लिख लेते हैं। तो पहला काम क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन, शरीर के अंगों तक, शरीर के अंगों तक, प्यारे बच्चों लिखना, शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, तो आरबीसी का काम क्या होता है, शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना तथा अंगों से, ठीक है, तथा अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक लाना, अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक लाना। तो ये काम कौन करती है, आपकी आरबीसी करती है बेटा ये काम। तो आरबीसी का क्या काम होता है, आपके शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन को लेकर जाएंगी और अंगों से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाएंगी। कैसे मैडम, कैसे? चलो समझते हैं। मान लो ये तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे अंग है, ये तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन है। ठीक है, अब तुमने सांस लिया, नाक से तुमने सांस लिया, है ना, ये तुम्हारी नाक है और ये तुम्हारी सांस वाली नली है, और यहाँ पर ये तुम्हारे फेफड़े हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जब तुमने दोस्तों सांस लिया तो सांस लेने के साथ ऑक्सीजन अंदर गई तुम्हारी नाक में, और ऐसे ऐसे ऑक्सीजन तुम्हारे फेफड़ों में गई, गई तुम्हारे फेफड़ों में ऑक्सीजन। अब फेफड़ों से ऑक्सीजन निकलकर तुम्हारे रक्त में मिल जाती है बेटा। कहाँ मिल जाती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें मिल जाती है। तो तुम्हारे फेफड़ों से ऑक्सीजन निकलकर तुम्हारे रक्त में मिल गई। अब रक्त ही इस ऑक्सीजन को ले जाएगा तुम्हारे अंगों तक, तुम्हारे ऑर्गन तक। तो इस रक्त में जो ऑक्सीजन थी बेटा, इस ऑक्सीजन को तुम्हारे अंगों तक पहुंचाने का काम किसने करा, रक्त ने करा। वीडियो रुक रही है क्या, जल्दी बताओ, बफरिंग हो रही है, क्लास अच्छे से नहीं चल रही है, बफरिंग हो रही है क्या क्लास में, एक बार बताओ सभी बच्चे। अब सही चल रही है भाई क्लास, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। अभी भी बफरिंग हो रही है ना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड रुकेंगे सभी बच्चे। बफरिंग हो रही है क्लास में, है ना, एक सेकंड रुको, मुझे भी दिख रहा है साइड में बफरिंग हो रही है, एक सेकंड रुकेंगे बस। अभी सही चल रही है क्या बेटा क्लास, जल्दी बताओ सारे बच्चे। बफरिंग हो रही है ना बहुत ज्यादा, मुझे भी दिख रहा है सामने।
मुझे भी दिख रहा है बेटा कि क्लास थोड़ी सी सही चल नहीं रही है, बफरिंग हो रही है, वो एप्लीकेशन का इशू है। अभी मैंने कॉल करी है तो कॉल करके मुझे पता चला है ये इशू बन रहा है एप्लीकेशन के अंदर। हाँ, वीडियो रुक रही है, बीच में चल नहीं रही है, अभी भी मैं देख रही हूँ गोल गोल घूमे जा रहा है सर्कल। ये एप्लीकेशन में इशू आ रहा है बेटा। हाँ हाँ, बफरिंग हो रही है बिल्कुल। एक सेकेंड रुकेंगे। बफरिंग हो रही है मुझे दिख रहा है बेटा। अभी तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे मैं दिख ही नहीं रही हूँ कि क्या हो रहा है। नहीं चल रहा है ना, बफरिंग हो रही है, बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है।